नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे 2024 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो की ओर से की जा रही तैयारियों को लेकर। साल 2024 में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी करीब 2.5 साल का वक्त है, लेकिन लगता है कि राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। जहां बीजेपी हर हाल में मिशन रिपीट के लिए जुट चुकी है, तो वहीं कांग्रेस फिर से सत्ता वापसी की कोशिशों में जी जान से लग रही है। इनेलो भी इसमें पीछे नहीं है। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बीजेपी जेजेपी विधायकों के साथ बैठक की है, वहीं प्रदेश कांग्रेस के नेता दिल्ली दरबार में पहुंचे। उधर जेजेपी की ओर से संकेत दिए गए कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। कई निर्दलीय विधायक भी सरकार के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कह चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस भी बदलाव के बाद जीत का दम भर रही है। इन बैठकों के क्या हैं सियासी मायने, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। साल 2024 में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी करीब 2.5 साल का वक्त है, लेकिन लगता है कि राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। जहां बीजेपी हर हाल में मिशन रिपीट के लिए जुट चुकी है, तो वहीं कांग्रेस फिर से सत्ता वापसी की कोशिशों में जी जान से लगी हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता पक्ष के सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में बीजेपी, जेजेपी के विधायकों के साथ ही सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक इस दौरान विधायकों को सरकार की ऑनलाइन योजनाओं की जानकारी दी गई। हालांकि इस बैठक के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। उधर कांग्रेस में हाल ही में हुए बड़े बदलावों के बाद पार्टी के नेता काफी एक्टिव दिख रहे हैं। पहले उदयपुर में चिंतन और मंथन, अब राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिल्ली बुलाया। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रितु चौधरी और बाकी कार्यकारी अध्यक्ष भी राहुल गांधी से मिले। कहा जा रहा है कि इस दौरान संगठन को मजबूत करने और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। तो सब जो नवनिर्वाचित जो नियुक्त जो हैं वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये राहुल जी से पहली बार मिलने के बाद, क्योंकि उदयपुर सेशन वो हो गया था, शिविर हो गया था, तो इन्होंने राहुल जी का धन्यवाद किया जो रिकॉग्निशन किया है, और उन्होंने ये कहा कि भाई एक होकर पार्टी के हित में लड़ाई लड़ो, लोगों की आवाज़ उठाओ, लोगों के हित में लड़ाई लड़ो। और इनडेप्टनेस में जो है, जो कर्जे में डूबा हुआ है, जो 2014 में केवल 8 लाख करोड़ रुपए कर्जा था किसान पर, आज 16 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है, डबल कर दिया है। इनकम तो डबल नहीं करी, लेकिन कर्जा डबल कर दिया है। उसके लिए एक कमीशन का वो होगा जो आपस में बातचीत के द्वारा इसका निर्वाह करेंगे, जैसे इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता है। और किसी की भी जमीन नीलाम नहीं होगी, किसी के ऊपर भी क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। कांग्रेस की वही प्रश्न एक बार है कि क्या राज्यसभा को लेकर के कुछ प्लानिंग आप लोगों की, जो कि सेल्फ लीडर आप हैं, तो ऐसे में उसको लेकर के कुछ प्लानिंग है? हरियाणा में भी अगर बात करें, 2 में से अभी पहला तो टॉपिक पूरा किया नहीं, आपने दूसरा कर दिया। और किसान को बिजली फ्री दी जाएगी, और जो मनरेगा का जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट के बराबर किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा, और एग्रीकल्चर जो है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 2024 के लिए सियासी गहमा गहमी अभी से शुरू हो गई है। जेजेपी की ओर से संकेत दिए गए हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। कई निर्दलीय विधायक भी सरकार के साथ मजबूती से खड़े होने की बात भी कह चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस भी बदलाव के बाद जीत का दम भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। और ये वो राहुल गांधी का ट्वीट है जो इस बैठक के बाद उन्होंने
अपने साथ हरियाणा कांग्रेस के जितने भी नेता वहां पर मौजूद थे उनके साथ एक फोटो खिंचाई और इस फोटो को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज मैं हरियाणा कांग्रेस की नवनियुक्त टीम के साथियों से मिला, हमने आगे की रणनीति और सकारात्मक चर्चा की है, ये उन्होंने कहा है। तो राहुल गांधी ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने आगे की रणनीति और कई विषयों को लेकर सकारात्मक चर्चा की है। ये फोटो आपको हम आप दिखा रहे हैं। इस फोटो में राहुल गांधी आपको बीच में नजर आ रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें मौजूद हैं, विवेक बंसल को आप देख पा रहे हैं, उदय भान इसमें हैं, श्रुति चौधरी हैं, यानी कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के वो इस बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही दूसरी तरफ आज चंडीगढ़ में एक बड़ी बैठक देखने को मिली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से यह बैठक बुलाई गई थी जिसमें बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक मौजूद रहे। आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है, कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे। लेकिन ये दोनों जो बैठक हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन क्या 2024 से जोड़ करके इन बैठकों को देखा जा सकता है, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रमन मलिक साहब हैं, इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए, जेजेपी की ओर से हमारे साथ विवेक चौधरी जुड़ गए और इनेलो की तरफ से विजेंद्र रेणु जी अपना पक्ष रखते हुए यहां पर नजर आएंगे। लेकिन अगर मलिक साहब सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है तो ये जो बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री की ओर से, इसमें कहा यह गया कि यह बैठक इसलिए बुलाई गई है ताकि सरकार की जो योजना है उनको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको लेकर इसमें चर्चा की गई है। खासतौर पर 14 ऐसी योजनाएं जो ऑनलाइन योजना है, लोगों को इसका लाभ मिले। लेकिन 2024 की क्या तैयारी की जा रही है क्या सर? बीजेपी विधायकों का इसमें शामिल होना, जेजेपी विधायकों का इसमें शामिल होना, निर्दलीय विधायकों का इसमें शामिल होना, कैसे देखें? बिना चश्मे के देखना चाहिए जी, साधारण तरीके से जैसे दिखता है वैसे ही है। साधारण इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जब आप एक सरकार चला रहे होते हैं तो सरकार के द्वारा स्थापित सारे कार्यक्रमों को जी, जितने भी विधायक हैं ये उनका काम होता है कि उन स्कीम्स को, उन नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाए, उनका फायदा दिया जाए उनको जिनको उसकी आवश्यकता है। और जैसे इस देश में एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती थी, एक ये पॉलिटिक्स होती थी कि गरीबी हटाओ, सन 70 में नारा दिया था गरीबी हटाओ, आज तक यही नारा देते आते हैं गरीबी हटाओ। उसको छोड़ के ये दिखाने की जरूरत है कि इस देश में एक नई जाति आ गई है और वो है लाभार्थी जाति। जो सरकार को आप पैसा देते हैं करदाता के रूप में, वो करदाता का पैसा किस प्रकार से लोगों तक पहुंच रहा है, उनको लाभ मिल रहा है, पिछड़ा, शोषित, वंचित जो है उसका उत्थान हो रहा है। जिनका उत्थान होता है वो लाभार्थी हैं। उन लाभार्थियों की नई जाति बनी है जिसको पहली बारी भारत में ये लग रहा हो कि ये सरकारें जो बनती हैं ये मेरे लिए बनती हैं, क्योंकि मैं अंतिम व्यक्ति हूं खड़ा हुआ उस पंक्ति में जिसको लाभ मिलना चाहिए। तो एक तो ये चीज। दूसरी चीज, कभी किसी और प्रधानमंत्री को ये सार्वजनिक रूप से ना बोलना पड़े कि मैं 50 पैसे, मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे गायब हो जाते हैं, 15 पैसे ही पहुंचते हैं। तो ऐसी बात किसी प्रधानमंत्री को भविष्य में ना करनी पड़े जी, इसकी भी एक रूपरेखा होनी चाहिए। तीसरी चीज कि अकाउंटेबिलिटी की, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति इस देश में चले, ये भी सुनिश्चित करना, क्योंकि राजनीति। यानी मलिक साहब आप ये कह रहे हैं, मलिक साहब यानी सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि 2024 से इस बैठक को जोड़ना गलत है, मैं ये मानूं क्या? हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। आप उसको 24 से जोड़ना चाहें, 29 से जोड़ना चाहें या 34 से जोड़ना चाहें जी, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में तो मैं घुस नहीं सकता साहब। नहीं, वो बात सही है आपकी, वो बात सही है मलिक साहब, वो बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं। लेकिन मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि 2024 से अगर इसको हम बैठक को जोड़कर देखें तो आप उससे सहमत हैं या फिर असहमत हैं?
मैं ये समझता हूँ ये साधारण कार्य प्रणाली है। 2024 को देख के अगर चलना हो तो उनको चलना चाहिए जो ये बोलते हैं कि क्षेत्रीय दलों की अपनी कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, उनका कुछ मन नहीं है, उनका मानस नहीं है, उनको अकल ही नहीं है। ये कहने वालों को सोच के सन 2024 का तैयारी करनी चाहिए। हमको तो ये पता है कि जिन जिन ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमको उन सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि उनके साथ ही प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता का साथ, विकास, सब विश्वास सब तब होगा जब हम ठीक है, सबको साथ लेकर। ठीक है मलिक साहब, मैं लौटता हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। विवेक जी, आपको याद होगा आज से 10 दिन पहले अखबार की सुर्खियों में लगातार ये देखने को मिल रहा था कि दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हमारा 2.5 साल बहुत अच्छा बीता और आने वाला 2.5 साल भी मजबूती के साथ हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, आने वाला समय भी बहुत मजबूती के साथ हमारा बीतने वाला है, इसी तरीके से बीतेगा। और उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए थे कि चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, हम साथ ही मिलकर लड़ेंगे। और निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव का तो पहले आप कह चुके हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब गठबंधन में सरकार है तो सभी चुनाव साथ मिलकर ही लड़े जाएंगे और इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। गठबंधन में सारे चुनाव लड़े जाएंगे। चिंता उनको करनी चाहिए जिनका आज तक संगठन नहीं जी, चिंता उनको करनी चाहिए जो तमाम चुनावों में अपनी जमानत जब्त कराने का काम करते हैं। चिंता उनको करनी चाहिए जो आज जनता के बीच में नहीं जा सकते। चिंता उनको करनी चाहिए जिनके 5 अध्यक्ष बन गए, एक कार्यकारी, एक प्रदेश अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, और वो 5 आज तक इकट्ठे नहीं हो पाए। चिंता उनको करनी चाहिए जो आज विपक्ष में होके भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। आज गठबंधन सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है और जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया वो मीटिंग भी सरकार द्वारा जो किए गए सराहनीय कार्य हैं उनको अपने विधायकों को उसके बारे में अवगत कराने बारे और उनकी जो रूपरेखा है वो बताने बारे, ताकि जनता के बीच में जाके अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाके वो विधायक लोगों को समझा सकें किस तरह से क्या क्या योजनाएं चल रही। आज तमाम 14 योजनाएं थी, चाहे ग्राम दर्शन हो, नगर दर्शन हो, सीएम रिलीफ फंड हो, तमाम योजनाएं ऐसी थी। आयुष्मान भारत हो, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हो, परिवहन पहचान पत्र हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, ई खरीद हो, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर हो, ये तमाम 14 ऐसी वो थी जिनके ऊपर सभी विधायकों को डिटेल से बताया। यानी विवेक जी, आप भी ये कह रहे हैं कि 2024 को लेकर इस बैठक में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है। सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को कैसे मिले, बस इस पर चर्चा हुई है। वो जो और जिन 14 योजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ मिलेगा तभी 2024 के चुनाव में जो लोग सरकार बनाने की बातें कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय दलों को कुछ नहीं मानते, उन लोगों को करारा जवाब इन्हीं योजनाओं के तहत मिलेगा। आज जन जन गठबंधन सरकार से बहुत ही खुश है और इन्हीं कारण है, यही कारण है कि 2024 को हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग कामों को देख के वोट डालें। जो काम सरकार द्वारा, गठबंधन सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उन्हीं कामों को लोग वोट डालने का काम। ठीक है विवेक जी, मैं आता हूं आपके पास। बजरंग दास जी, आज कांग्रेस के नेताओं ने भी दिल्ली दरबार में जाकर हाजिरी लगाई है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप ही बता दीजिए, इस बैठक के बारे में आपको कोई जानकारी हो, क्या कुछ चर्चा हुई है? भाई राहुल गांधी कह रहे हैं कि सकारात्मक चर्चा हुई है, कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन बात हुई, मुलाकात हुई, क्या हुई ये भी तो बताइए। शर्मा जी, मिशन 2024 की तैयारी चल रही है और आज जो नई टीम बनाई गई थी उसका धन्यवाद करने के लिए टीम के हमारे पदाधिकारी है राहुल जी से मिले थे। तो आगे का जो कार्यक्रम की जानकारी उनको दी गई है कि कैसे कैसे कार्यक्रम रखे गए हैं, कैसे कैसे कार्यक्रम आगे चलेंगे। मगर एक चीज जरूर बता जाऊंगा, कांग्रेस का मुख्य एजेंडा, हर कांग्रेस का वर्कर, हर पदाधिकारी सीधा संपर्क हरियाणा की जनता से करेगा, घर घर जाएगा।
जो आज जो प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था से दुखी है, उनको लोगों से मिलेगा। देखिए बजरंग दास जी, वो बात तो सही है, लेकिन आपको सबसे पहले तो अपने अंदर का मसला सुलझाना पड़ेगा ना भाई। कुलदीप बिश्नोई लगातार राहुल गांधी से मुलाकात के लिए तरस रहे कुलदीप बिश्नोई, और बुला लिया जाता है भूपेश सिंह हुड्डा को और उदय भान को। जो पदाधिकारी वही बुलाए हैं जी। हाँ, जो कल मेरे को नहीं बुलाया, कल मेरे को नहीं बुलाया। मैं ये कह रहा हूँ सर, पहले नई टीम जो नहीं, आपको अगर सरकार से लड़ाई लड़नी है, आपको बीजेपी से लड़ाई लड़ रही है सर, बोलना मौका दीजिए सर। मौका देने के लिए तो आपको बुलाया बजरंग दास जी, लेकिन मेरा सवाल तो सुनिए। आप पूछते हो, आपका हर सवाल जवाब दूंगा। नहीं सर, मैंने पहले 1.5 मिनट सिर्फ मैंने आपकी बात सुनी है, उसके बाद मैं आपसे काउंटर सवाल कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आपके अंदर का जो मसला उसको सुलझाना पड़ेगा ना भाई। कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी से मुलाकात के लिए तरस रहे हैं, अभी तक उनको समय नहीं मिला है, लेकिन भूपेश सिंह हुड्डा, उदय भान को बुला लिया जाता है, तो ये तो मामला और गड़बड़ हो सकता है ना आने वाले समय में। माजी, मैं यही तो बताना चाह रहा था आपको जी। आज जो मुलाकात हुई है, जो विवेक बंसल जी पटवारी के माध्यम से उनके नेतृत्व के अंदर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी नेता और 4 कार्यकारी अध्यक्ष मिले हैं, सिर्फ वो धन्यवाद देने के लिए, साथ में जो अगला कार्यक्रम हरियाणा में जो शुरू किया गया उसकी जानकारी देने के लिए मिले हैं। जहाँ कुलदीप जी का आपने सवाल किया, कुलदीप जी की भी मीटिंग जल्दी होने वाली है, उनको भी बुलाया जाएगा। तारीख पता है आपको बजरंग दास जी? आपकी जानकारी में है तारीख पता है आपको? कोई डेडलाइन मिली है क्या? कब तक ये मुलाकात होगी? ऐसी कोई जानकारी आपके पास? सामने नहीं, मैं ये सवाल इसलिए आपसे बार बार कर रहा हूँ कि अगर 2024 में, मैं बजरंग दास जी ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि अगर 2024 में आपको वाकई में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार से मुकाबला अगर आपको करना है सर, तो सबसे पहले आपको अंदर के इस मामले को सुलझाना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, सबसे पहले इसको सुलझाना पड़ेगा। शर्मा जी, आपका मैं आदर करता हूँ, आपने सही बात कही, मगर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जहाँ कांग्रेस की बार बार बात आती है भी कि फलाना गुट इकट्ठे नहीं हुए, जेजेपी के मेरे अजीत जो प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि देखो जी टीम नहीं बना दी, इकट्ठे नहीं हो रहे। आज सारे इकट्ठे थे, पहले भी इकट्ठे थे। ये तो कहने की बात है, सरकार के पास मुद्दा नहीं है, सरकार अपनी जेब मिटाएगी, मुद्दा को भटकाएगी। आज मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा तो आप दे रहे हैं ना। आज मुद्दा आप दे रहे हैं बजरंग दास जी। प्रदेश के अंदर जो व्यापार में रोज पिछड़ा मुद्दा वो है। आज लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब है, रोज कत्ल हो रहे हैं, रोज लूटपाट, मुद्दा वो है। ये सरकार की पॉलिसी होती है, मुद्दे को भटकाकर कि कांग्रेस में फूट होगी, फलाना में ये हो गया, मिशन 2024 क्यों हो गया, और कह दिया भी क्षेत्रीय दल का कोई मतलब नहीं। भाई क्षेत्रीय दल आदरणीय होते हैं, क्षेत्रीय दल की जो बात है, उन्होंने राहुल जी का बयान सुन लो, उन्हें ये नहीं किया क्षेत्रीय, उन्होंने कहा है क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो स्टेट के मुद्दे उठाती है, स्टेट के मुद्दे तकसीम होती है, और राष्ट्रीय पार्टी को पूरे देश की चिंता होती है, पूरे देश के मुद्दे उठाने पड़ते हैं। अब बताइए, जितनी बार हमारी कांग्रेस सरकार बनी, 2000 हमारी 5 में बनी, 2009 में बनी, तो क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर तो बनी सरकार है, वो सरकार में अकेली बन गई। ये तो सब मुद्दा बनाना है, इन्हें उड़ाना है, ये स्थिति है। जेजेपी जो कहते थे अब की बार जमुना पर भाजपा के खिलाफ वोट मांगे और मलाई खाने के लिए भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। जितने घोटाले इनके राज के अंदर हुए, शराब घोटाला, दान घोटाला, बाजरा घोटाला, रिश्ती घोटाला और खनन घोटाले में घोटाला, ये बोलते हैं कमाल। ठीक है बजरंग दास जी, मैं आपसे महसूस नहीं करते, सुन लिया सर, सुन लिया। बोल रहे हैं ये जो आरोप आप लगा रहे हैं सर, ये कोई नया आरोप नहीं है, इससे पहले भी लगातार आप इसी डिबेट के अंदर इसी तरीके से लगाते रहे। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी ने आज ये भी कहा है कि भाई एकजुट होकर आपको लड़ाई लड़नी है, आपको आपसी फूट को दूर करना है, एकजुट होकर आपको ये लड़ाई लड़नी है, अगर मुकाबला आपको करना है बीजेपी से। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी इस टीम को बुलाते हैं तो कुलदीप बिश्नोई को भी बुला लेते, क्या दिक्कत है? फर्क इस बात का, आज खोल खाली पार्टी के जो नई टीम बनाई थी सिर्फ उनको बुलाया। आप समझो मसूर जाला को बुलाना पड़ता, पेंसिल जाति को बुलाना पड़ता, कैप्टन अजय सिंह को सबको बुलाना पड़ता है। जब पीछे बुलाया ही था
राहुल जी सभी सीनियर नेता बुला गए, मीटिंग भी की, पर्सनल भी मिले, फिर तुम हमेशा बुलाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर एक बात जरूर है, जो आपने पर्सन किया भी, राहुल जी ने कहा सब मिल के चलो, बिल्कुल कहा, आज भी कहा। और जो टीम जिनका चिंतन शिविर था उसके अंदर भी राहुल जी स्पष्ट कहा हमें सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है, समस्या बहुत खड़ी है, हमारा सीधा संपर्क जनता के साथ था, कहीं ना कहीं वो कमी रही है, उन जनता के साथ सीधा संपर्क करने की ठीक है मैं बजरंग जी आऊंगा आपके पास। विजय रेणु जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? विजयन जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। रेणु साहब आवाज नहीं आ रही। हाँ मुझे लग रहा है नहीं आ रही उनको मेरी आवाज उन तक रही है। हाँ, मेरी आवाज जब पहुंचेगी उनसे सवाल करूंगा। ठीक है रंगनाथ जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। मलिक साहब कांग्रेस पार्टी जो है, हाँ। कांग्रेस पार्टी का देश की आजादी और देश के विकास के अंदर बहुत बड़ी अहम भूमिका है। कोई आदमी ये सोचे कि भी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं, 70 साल में क्या किया, और 70 साल में अरे सर मैं वही तो कह रहा हूँ बजरंग जी, आप समझ नहीं रहे बात, मैं वही तो कह रहा हूँ। सबसे पहले जो एक दूसरे की जो टांग खिंचाई हो रही है ना, जो लेग पुलिंग हो रही है, आप इसको बंद करिए, तभी आप लड़ाई लड़ पाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ आपसे। आप आगे नहीं मिलेगी आपको। चलिए ठीक है आपको सब एकजुट मिलेगी आपको। चलिए ये अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है बजरंग जी। थैंक यू। हाँ भाई देश की सबसे पुरानी पार्टी अगर इसको दूर कर देगी तो इससे अच्छी बात क्या होगी? सर मलिक साहब जवाब दीजिए, आप ये फूट वाली जो बात करते हैं सिर्फ आप कर रहे हैं, ये बजरंग जी को आपने सुना है? ये सिर्फ आप हवा बना रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, वो दावा कर रहे हैं। नहीं साहब अमित जी, हम तो हवाई मनाएंगे। देखो हमारे किले तो हवा में ही बनते हैं। वो अलग बात है कि 2009 में इनकी 40 जब सीटें आई थी तो कुलदीप के 5 जो विधायक थे वो इन्होंने कब्जा लिए, और उसके बाद उस पर निर्णय तब तक नहीं आने दिया जब तक टर्म पूरी नहीं हो गई। तब कुलदीप बिश्नोई का भी उनके साथ रोना धोना चला, बाद में वहीं जाके गोद में बैठ गए। तो वो एक अलग कहानी है, वो तो पूरे हरियाणा को पता है। लेकिन जहां तक बात आती है कि देखो कांग्रेस का पॉलिटिकल माइंड जो है, अगर हम उस पर बात करें तो उसकी मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कुछ लोग जो होते हैं ना, जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के, जिनको कुर्ते पजामा बनाने में नहीं आता, वो बोलते हैं कि हमने इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी, हमने दुनिया का एक अजूबा खड़ा कर दिया, आर्किटेक्चरल मार्वल, इंजीनियरिंग मार्वल खड़ा करा। अरे भाई दूसरे को ठप्पा लगा के काम चलाने वाले जो हैं वो वैसे ही रहेंगे और ये भी वैसे ही हैं। अब देखिए कोशिश तो यही है कि राहुल जो हैं, जो राहुल माइनो वगैरह जितने भी हैं ना, ये कोशिश तो यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से निकल जाए, लेकिन निकलती नहीं है। मैं उसकी बात भी बता देता हूँ। चाहे वो करुणाकरण थे, चाहे वो कामराज थे, चाहे वो उनके बाद ये एनसीपी आई, टीएमसी आई, बिश्नोई साहब के पिताजी थे। कांग्रेस का ऐसे फटना और टुकड़े होना एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि उनके अंदर एक परपेचुअल। लेकिन मलिक साहब आपको नहीं लगता है कि ठीक है कांग्रेस के भाई कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए? राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि भाई इकट्ठे होकर लड़ लो वरना फिर फजीयत होगी। क्यों? मैं वही बात बोलता हूँ बार बार आपको, और फिर किसी ना किसी को गुस्सा चढ़ जाएगा कि जी 25 साल से इस सामान बेचने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, उनके भी सदके। लेकिन मलिक साहब आपको नहीं लगता है कि चिंता आपको अपनी भी करनी पड़ेगी? मलिक साहब मैं ये कह रहा हूँ, आपको नहीं लगता है कि चिंता आपको अपनी भी करनी पड़ेगी? पिछली बार मुझे अच्छे से याद है 75 पार का नारा आपने दिया था, है ना? तो चिंता आपको अपनी भी करनी पड़ेगी। नहीं चिंता क्या, हमने अपनी गलतियों से सबक सीखा है, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने कहाँ गलतियां करी वो हम चिंतन मनन कर चुके हैं। अब तो कर्म की बारी है। देखिए इनके साथ होता क्या है, कांग्रेस का चिंतन शिविर चिता पे जाने के बाद होता है, और हमारा चिंतन शिविर होता है जहां पे भी छींक आ गई एक बारी समझ लो, वैद्य को डॉक्टर को बैठ के आपस में सलाह कर लो, कोई परहेज लेनी है तो ले लो। ये फर्क है। मेरा तो आज आपसे आपके माध्यम से इतना सा सवाल आपके माध्यम से कर रहा हूँ, जनता के सामने रखना चाह रहा हूँ
कि मैं सिर्फ एक चीज समझना चाहता हूं कि आप बार बार इधर उधर उठा के कभी कुछ आरोप लगाते हैं, कभी कुछ आरोप लगाते हैं। मैं तो पहले भी ये पूछा था और मैं आज भी ये पूछ रहा हूं, एक भी सस्टेनेबल एविडेंस के साथ कोर्ट के अंदर एक भी केस आपने करप्शन का हो या मिस अप्रोप्रिएशन का हो, हमारी सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनके पास कोई भी साक्षात है, तथ्य हैं जो कोर्ट में सस्टेन कर सकते हैं, मैं तो इन्हें खुली चुनौती पिछली बारी भी दी थी, जब पिछली बारी हम बैठे थे बजरंग दास जी के साथ, मैं आज फिर से दे रहा हूं और उस दोनों को लगभग हफ्ता हो गया। बजरंग दास भी, मैंने उस टाइम भी बोला था 15 दिन में आप डाल लो, मैं आज भी बोल रहा हूं अगले 15 दिन ले लो, कोई केस तो डाल के दिखाओ जो सस्टेन हो सके कोर्ट में एविडेंस के साथ। आपके पास कुछ नहीं है, जब खाली कटोरा जो है ना उसको बजाने लगते हो, ठीक है, टन ही ठीक है, मैं लौटता हूं मलिक साहब आपके पास, क्योंकि रेणु जी से एक भी सवाल नहीं कर पाया हूं कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से। रेणु जी आवाज आ रही है अब आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? अब आ रही है भाई। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी सभी अपनी तैयारी कर रही है, इनेलो की क्या तैयारी है? रेणु साहब आप भी बता दीजिए थोड़ा सा, 2024 अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है सर। हाँ शर्मा जी, देखिए आज के जो हालात है, मैं बात नहीं सुन पाया हमारे भाई मलिक जी की भी और बजरंग जी की भी और विनय जी की भी, जो डिस्टर्बेंस थी, परंतु मैं अपने आधार पर ये बात जरूर कहूंगा, क्योंकि हमने अपना कांग्रेस का ये जो चिंतन शिविर है वो भी खूब सुना है, और आज जो राहुल जी ने स्पेशल बुलाया है यहाँ के अध्यक्ष को और सीएलपी लीडर को, तो वो भी मैंने उसके बारे में भी सुना है और देखा। देखिए, इससे पहले मैं कांग्रेस के बारे में आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जो चिंतन शिविर था, उसके ऊपर समाज को, देश को एक बहुत बड़ी आशा थी कि चिंतन में समाज के ऊपर चिंता की जाएगी कि किस प्रकार से आज जिस प्रकार से अपनी रमन जी की सरकार ने ज्यादतियां प्रजा के पास कर रखी हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार चिंतन होगा। महंगाई का था, भ्रष्टाचार का था, बेरोजगारी का था, लेकिन उस सब चिंतन को छोड़ करके कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बात के ऊपर ज्यादा चिंता जाहिर की कि हमारे को 24 में गद्दी किस प्रकार से मिले और किस प्रकार से हम सत्ता को हथियाने का काम करें, और उसको फ्रूटफुल नहीं रही। इसके अलावा वहां पर भी आप देख लीजिए, वहां पर भी जो कि बिल्कुल पूरे इंडिया के टॉप लीडरशिप को वहां पर बुलाया गया था, और कई सालों के बाद दोबारा से चिंतन हुआ था, मेरे ख्याल 14 के बाद ये हुआ होगा, तो इसमें भी वहां भी कुछ लोग कह रहे थे राहुल जी को अध्यक्ष बनाया जाए फिर से, और कुछ कह रहे थे प्रियंका जी को दोबारा से अध्यक्ष बनाया जाए। यानी अंदरूनी कलह मैं तो समझता था कि कुछ प्रदेश लेवल पर ही होंगे, या तो राष्ट्रीय लेवल पर भी अंदरूनी कलह है। दूसरी बात, आज जो बुलाया गया है चारों कार्यकारी अध्यक्षों को, अध्यक्ष को और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को, कहीं न कहीं मेरा ये अंदेशा है, यही नहीं बल्कि सत्य बात ये है कि इनके अंदर भी रार पैदा हो चुकी है। ये जो 5 एक अध्यक्ष के पीछे जो 4 और पहरेदार लगाए गए थे, इनके अंदर रार शुरू हो गई है इतने ही कम समय में। अच्छा। और उस रार को गिटाने के लिए ही आज उनको वहां पर बुलाया गया। दूसरी बात रही, अभी जो हरियाणा में सत्ताधारी विधायकों की एक मीटिंग आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल बुलाई है, और उसके ऊपर रमन जी ने बड़ी साफ गोई से, क्योंकि पुराने प्रवक्ता है, बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को रख देते हैं और जनता को प्रयास करते हैं मनवाने की, लेकिन जनता बड़ी समझदार है, वो नहीं मानती आजकल। क्योंकि जो आज ये मीटिंग बुलाएगी, इससे भी साफ लगता है शर्मा जी, अमित मेरे भाई, कि यहाँ भी रार शुरू हो चुकी है। नहीं तो सत्ताधारी भाजपा के विधायक हैं, जेजेपी के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, सभी को एक टेबल पर बिठा करके उनको कहीं ना कहीं ये दर्पण दिखाने का काम हाईकमान ने किया है कि देखो भाई, हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ मिल करके चलो, आप ये विरोधी तेवर मत अपनाओ, और इसमें आम सभी का भला रहेगा, इकट्ठे हम रहेंगे, ये समझाने का प्रयास किया गया है। जिस प्रकार से हमारे जेजेपी के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि इन्होंने 14 जो पॉलिसीज एक करके इन्होंने गिनाई थे, शहरी दर्पण, ग्रामीण दर्पण जितने भी थे, सारे इन्होंने एक करके गिनाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा दर्पण आपका सही है? शहर का दर्पण में धुंधला ही धुंधला दिखाई देता है, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे तो हमने देखे थे, लेकिन गड्ढों में सारे के सारे और एवं यहाँ तक के चोरी। शर्मा जी सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रही हैं?
अरविंद जी ने एक बार देखिए विवेक जी को आवाज नहीं आ रही है, रेणु जी की एक बार चेक करिए इसको। आया और कहाँ से आया कहाँ चला गया किसी का पता नहीं है। फरीदाबाद नगर निगम का 200 करोड़ रुपया कागजों में ही आ गया और कागजों में ही चला गया, कोई फर्क नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े घोटाले इन सब को दबाने के लिए और उसके लिए अपने नेताओं को समझाने के लिए ये इस तरह की मीटिंगें इन्होंने बुलाई है। देखिए जेजेपी की जहां तक मैं बात करूं, जेजेपी में मेरे एक साथी है दिनेश शर्मा जी, वो बड़ी अच्छी बात बताई कि बीजेपी को वोट दी गई थी बीजेपी के विरोध में, ताकि बीजेपी को गंगा पार यमुना पार भेजने का काम करेंगे बीजेपी वाले, इसलिए इनको वोट दे दो। लेकिन इन्होंने अपनी सारी की सारी जनता की वोट लेकर, लेकिन विजेंद्र जी आपकी ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, विजेंद्र जी ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी नजर सिर्फ बीजेपी कांग्रेस जेजेपी इन सब पर है? आप अपना भी देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे सत्ता में वापसी करेंगे सर? आपको मैंने कई बार बोला है सर, आपको शून्य से शिखर पर पहुंचना है। आप देखिए सिर्फ एक विधायक के साथ आपको अपनी लड़ाई लड़नी है सर, तो आपको अपना भी तो देखना पड़ेगा, या सिर्फ दूसरों का देख रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों का देखते देखते आप अपना भूल जाएं और देर हो जाए उसमें। मैं बता रहा हूँ शर्मा जी, मैं अपना भी बता रहा हूँ मैं अपना भी। तो बीजेपी को जो वोट दिया गया था वो बीजेपी के पास इन्होंने रख दिया, बेच दिया, गिरवी रख दिया। अब जेजेपी की हालात खस्ता हो गई है क्योंकि इनको आगे लोग वोट नहीं देंगे, वोटर के साथ इन्होंने धोखा किया। भाजपा का वोट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने जितने भी ये दर्पण दिखाए थे अभी, वो सारे के सारे दर्पण केवल कागजों में दिखाए गए हैं। ग्राउंड स्तर पर कोई दर्पण नहीं है, कोई दर्पण है तो सारा का सारा धुंधला है, कुछ चेहरे साफ नहीं दिखाई देते हैं। और बजरंग भाई की अंतरकला है, तो ये सारी का सारी वोटों का जो ध्रुवीकरण होना है आगे इनेलो पर ही होगा। क्योंकि बेशक अकेले रहे हैं, बुरे दिन भाजपा में इससे भी बुरे दिन आए थे, कांग्रेस में भी इससे बुरे दिन आए थे, इनेलो भी बुरे दिनों से गुजर करके अच्छे दिनों की ओर आ रही है। क्योंकि अंधेरे के बाद हमेशा प्रकाश होता है, ये प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार नहीं ठीक है, ये जो लाइन आपने बोली है, ये जो लाइन है ये मतलब प्रेरणा देती है, ये प्रेरणादायी लाइन है जो आप बोल रहे हैं कि भाई अंधेरे के बाद उजाला होता है। बिल्कुल सही बात है, हाँ प्रकृति का नियम है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब एक सेकंड हो लेगा, 2 सेकंड हो लेगा। बोलिए। अब जो है जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने इन बुरे दिनों में भी जनता के बीच में खड़ा होने का प्रमाण दिया है, जनता के साथ सुख दुख में शामिल होने का प्रमाण दिया है, उस प्रमाण के आधार पर और नया ऑप्शन, क्योंकि कांग्रेस को देख करके भाजपा बनाई, भाजपा को देख करके। ठीक है विजेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। विवेक जी इतने सारे आरोप आपके ऊपर लगाए गए कि भैया किस तरीके से आपने जब चुनाव हो रहा था, मैं आ रहा हूँ विजेंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास। आपके ऊपर इतने सारे आरोप लगाए, आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको कह रहे हैं कि आप किस तरीके से बीजेपी को लगातार कोस रहे थे, क्या क्या आपने नहीं कहा, यमुना पार भेजेंगे और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर कही हैं, आपने भी सुना होगा। लेकिन उसी दौरान एक और बात कही जाती थी, देखो देखो सीएम आया, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब हम सभी चुनाव जो है वो साथ लड़ेंगे और ये एक फेविकॉल का जोड़ है, एक मजबूत जोड़ है जो टूटेगा नहीं। उसका क्या होगा? देखो देखो सीएम आया। नहीं देखो सीएम आया तो आज भी वही, आज भी हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो दिन रात एक संडे के प्रोग्राम देखिए, मंडे के देखिए, आज नारनौंद की रैली देखिए, जगह जगह पर बहुत ही भारी जनसमूह हमारे प्रिय नेताओं के लिए उमड़ रहा है। तो वो लोगों का प्यार ही है जिसके कारण आज हम सत्ता में। और इनेलो वाले साथियों की अगर मैं ना बात करूं तो अच्छा, कारण जिस टाइम हमें पार्टी से निकाला गया, ये कहते हैं पार्टी को तोड़ा गया, हमें निकाला गया, उस टाइम इनके पास 19-20 एमएलए थे, वहां से ये एक के ऊपर आके खड़ गए, एक से भी 0 चले गए। चलो भगवान ने थोड़ी दया दृष्टि दिखा दी, फिर एक पे आ गए। पार्टी का चंदा इनका, डंडा इनका, झंडा इनका, इनके पास छोड़ के आए, तो आज ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि 20 से 1 पे ये पहुंच गए। मेरे साथी की मुझे आवाज तो नहीं आ रही थी, कोई आपका साउंड प्रॉब्लम है, पर एक चीज जरूर आपके माध्यम से पता लगा कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। रेड्डू साहब, अंधेरे के बाद उजाला लाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर घर बैठे बैठे सोची जाएंगे कि अंधेरे के बाद उजाला तो होगा, तो कुछ नहीं होगा। आज आप बताइए ना, कौन से मुद्दे आपने जनता के उठाने का काम किया? आप कहाँ जनता के बीच हैं? आज आपके नेता कहाँ हैं? आप ये बताने का काम कीजिए। सिर्फ और सिर्फ लोगों को
फटकार लगाने के, झाड़ लगाने के आपके नेता ने किया क्या? आज कहीं ना कहीं जो उनका रवैया था, वो रवैया ही इस पार्टी की सत्यानाश की जड़ बनी। आज भी उसी रवैये के साथ इनके नेता चलेंगे। इस बात को हम छोड़ दें, किसी का रवैया, नेचर और सिग्नेचर हम किसी का चेंज नहीं कर सकते, इस बात को छोड़ दें। रही बात आरोप लगाने की, रमन मलिक जी ने बहुत अच्छे से मेरे प्रवक्ता साथी कांग्रेस को कहा कि आप कोर्ट में जाइए अगर आपके पास कोई एविडेंस। सिर्फ मुंह हिलाने से, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, आप तथ्य लेके आइए। अगर कोई आपके पास प्रूफ है। शर्मा जी ये बारी बारी कहते हैं धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला। जो घोटाले इनके समय से चले आ रहे थे, जिन घोटालों को ये घोटाला समझते ही नहीं थे, ये सोचते थे कि ये तो हमारी हक्की कमाई है, उन घोटालों पे अगर किसी ने ब्रेक लगाने का काम किया तो आज इनके पेट में दर्द होना वाजिब है। आ रहा हूँ बजरंग दास जी, आ रहा हूँ। माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने अगर फैक्ट्रीज के अंदर जो शराब फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर मीटर लगाने का काम किया, सेंसर लगाने का काम किया, सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम किया और उनको सारी की मॉनिटरिंग चंडीगढ़ हेड ऑफिस से करवाने का काम किया। जो इनके एक गाड़ी के गेट पास पे 20-20 गाड़ियां ये शराब की फैक्ट्री से निकालने का काम करते थे, इनकी पुरानी एक परंपरा चली आ रही थी, उसको बंद करने का काम किया तो इनको ये घोटाला नजर आ गया। चावल के अंदर यूपी बिहार से औने पौने दामों पे जो बेकार मैं कहूं घटिया किस्म की जीरी को लाके सरकार को चूना लगाने का काम बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा था, उसको बंद करके सेलरों की फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का काम किया गया। और जो 1 एकड़ की औसत सरकार को दिखाने का काम किया जा रहा था 2014 तक, नहीं, लेकिन विवेक जी फिर ये जो कहा जाता है कि अगर कोई मामला आ रहा है, ये बात भी तो आप ही लोगों की तरफ से कही जाती है। विवेक जी मैं ये कह रहा हूं, ये बात भी तो आप ही की तरफ से कही जाती है कि अगर कोई मामला आता भी है तो सरकार उसमें खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करती है। हम छुपाते नहीं है, हम उसको उजागर करने का काम करते हैं। आप भी तो ये कहते हैं ना, पिछली सरकार में उसको छुपाया जाता था, हम उसको उजागर करते हैं। अब मैं वही तो बात कर रहा हूँ, जो घोटाले इनके समय से चले फरीदाबाद नगर निगम में, फरीदाबाद नगर निगम में घोटाले का मामला सामने आया, उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, और अगर वहां कोई घोटाला हुआ ही नहीं तो गिरफ्तारी हो क्यों रही है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। नहीं, अगर कोई कमी है, कमियां सब में है, कमी अगर कोई है उसको छुपाने का काम हमने नहीं किया। हमने जीजा जी को औने पौने दामों पे जमीनें गिफ्ट करने का काम नहीं किया, हमने गरीब किसानों को लूटने का काम नहीं किया। आज कहीं ना कहीं जो लोग बातें करते हैं घोटालों की तो ये तो सिरमौर रहे हैं घोटालों के। आज वो लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस के साथी जिन्होंने गरीब भोले भाले किसानों की जमीनें लूटने का काम किया, रोजगार की बात ये कर रहे थे। आप ये बताइए कितने रोजगार देने का काम इन्होंने अपने कार्यकाल में किया। ठीक है, नहीं उन्होंने गलत किया तो सजा भुगत रहे हैं ना, आज उन्होंने गलत किया तो सजा भुगत रहे हैं। पिछले 8 साल से सत्ता से बाहर कैसे चल रहे हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। बजरंग दास जी, रेणु जी ने जो एक बहुत बड़ी बात कही, हो सकता है आपने सुनी होगी। रेणु जी का ये कहना है कि जो राहुल गांधी ने जो बुलाया है ना आप सभी को बैठक के लिए, आपकी जो ये नवनियुक्त जो टीम है, इसको इसलिए बिठाया है क्योंकि आपस में नहीं बन रही है, टांग खिंचाई अभी से शुरू हो गई है। अमित जी, मतलब हर एक व्यक्ति को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपना घर संभालना चाहिए, दूसरे घर के अंदर झांकना नहीं चाहिए। जहाँ तक स्थिति है वो हमें हमारा पता ना, हम किस लिए मिले थे, हम तो बधाई देने के लिए धन्यवाद करने गए थे, और टीम जो नई टीम बनाई खाली वो गई थी, धन्यवाद दिया है, आगे की रूपरेखा बना दी। जो प्लानिंग हमारी है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारा एजेंडा है, कैसे मीटिंग करेंगे, कहाँ मीटिंग करेंगे, कैसे दौर चलेंगे, वो सारी जानकारी थी। और दूसरी बात, मेरे साथी जो जेजेपी का जो मेरे अजीत जो प्रवक्ता जी बोल रहे थे, बड़ा अच्छा बोलते हैं भी हमारे टाइम में घोटाला नहीं हुआ। मैं यही बताना चाहता हूँ, जहाँ रजिस्ट्री बैन थी, रजिस्ट्री बैन होने के बावजूद अरबों रुपए की रजिस्ट्री हो गई, कोई घोटाला नहीं मानता मैं। शराब पुलिस कस्टडी में शराब थी, वहाँ पुलिस कस्टडी में शराब बिक गई, कोई घोटाला नहीं। अरे उसको धान घोटाला जब हुआ, वहाँ के इनके जो फाइनेंस कमिश्नर जो थे पीके दास, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा
करोड़ों रुपए का धान घोटाला हुआ है और उसके अंदर पूरी चैन है, सबको उजागर करेंगे। आखिर में क्या हुआ, उसका भी कुछ नहीं हुआ। जहां तक मेरे साथियों ने पूछा, आपने कोई कंप्लेंट करी क्या? एक नहीं, खनन घोटाले की हरेक की हमने जिला उपायुक्त के माध्यम से हमने कंप्लेंट की, लेटर भेजे, ज्ञापन दिए, कोई सुनाई किसी प्रकार की इस राज्य के अंदर नहीं है। अच्छा यूं बताइए, दुनिया भर के घोटाले की बात उठी, एक भी बड़ा आदमी, कोई बड़ा अफसर, बड़ा नेता कोई इसमें हाथ लगाया किसी के नीचे? किसी को इंस्पेक्टर था या क्लर्क था, उसको सस्पेंड कर दिया, भाई इसने धान घोटाला कर लिया, इसने बाजरा घोटाला कर लिया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो वो नायब तहसीलदार था या वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, उसको सस्पेंड कर दिया। अरे यूं बताइए, जब डिस्ट्रिक्ट बैंक थी और डिस्ट्रिक्ट बिना सरकार के इशारे से हो सकती है क्या? धान घोटाला 1960 रुपए का धान का एमएसपी था, इन्होंने उसको किसानों को 1700-1600 रुपए देकर, और रसीद जो बनाई गई 1660 की, तो वो बिना इनके अफसरों के ऊपर, नेताओं के। नहीं तो बजरंग दास जी आप ये कह रहे हैं क्या, बजरंग दास जी आप क्या ये कह रहे हैं कि 2024 के लिए कांग्रेस के पास मुद्दे? आप ये कह बजरंग दास जी, ये सब गिनवा कर, ये सब बता कर, बजरंग दास जी सुन लो मेरी बात। हाँ, जिसका काम ही तो आप ही, मैं तो अरे आप ही के मुफ्ती सवाल पूछ रहा हूँ सर, करोड़ रुपए की पेमेंट मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो जितना भी आप गिनवा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ बजरंग दास जी, ये जितना भी आप गिनवा रहे हैं की जननी है। हाँ। ये तो कहना वो तो ये चोर डंडेती, चोर मंडेती, चोरा घर भी आना है। सारी दुनिया को पता है कि ये घोटाले की सरकार है, मगर ये क्या है, अपना घोटाला नीचे आदमी जो होते हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, ठीक है बजरंग दास जी, आ रहा हूँ। हाँ मलिक साहब आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। अपने आप ही सवाल किया और अपने आप ही उसका जवाब दे दिया। सवाल तो आपने किया, आपने जवाब दिया, मैंने बताया मेरे जी, आपने घोटाले क्या करे, जितने महकमे जो थे सारे महकमे आपके पास है। अरे सर, कांग्रेस के समय में घोटाले गिनने बैठेंगे तो कम पड़ जाएगा समय। बजरंग दास जी आपके पास है, ये घोटाले जो हो रहे हैं, सबको पता है कैसे आपने घोटाले करे। जवाब ले लेते बजरंग दास जी, जवाब तो ले लीजिए। अरे सुन लीजिए ना उनको, बजरंग दास जी सुन लीजिए उनको, जवाब ले लीजिए। पहाड़ा पार सड़क गया, फिर आप कहते हो कुछ नहीं हुआ, डाडम में कुछ नहीं हुआ, आप ये कहते हो। डाडम के अंदर आज मजदूर मर गए तो भी आप मानने के तैयार नहीं हो, फिर भी आप बाहर भी नहीं कर रहे। तहसीलदार रिपोर्ट देता है, आइटम रिपोर्ट देता है, बजरंग दास जी आप सुनिए ना उनकी बात। बजरंग दास जी ठीक है, अरे बजरंग दास जी आरोप लगा रहे हैं, जवाब भी तो सुन लीजिए उनका। जिसके कारण मजदूर मरे। बजरंग दास जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, इग्नोर कर रहे हैं आप। एक मिनट बजरंग दास जी, अरे आगे आपको समय नहीं चाहिए क्या बोलने का बजरंग दास जी? शर्म की बात है क्या? अरे सर 5 मिनट से आप ही बोले जा रहे हैं। हाँ विवेक जी बोलिए। बजरंग दास जी आप सुनना, बजरंग दास जी सुनना, निवेदन है पानी पी लीजिए। आपके बीच में कोई नहीं पी लीजिए, बोलिए। पानी तो आपने पिया दिया, पानी तो आपने जनता को पिया दिया। अरे बजरंग दास जी, जनता को घर बिठा दिया, एक मिनट जनता की नेक कमाई लूट कर आप अपने घर बन रहे हो और जनता भूखे मार रहे हो। बजरंग दास जी गर्मी बहुत ज्यादा है, बजरंग दास जी सुन लीजिए आप, पानी पी लीजिए। सुन लीजिए। पिया दिया लोगों आपने, बिजली है ना पानी है, बिजली है ना पानी है, सरकार तेरी यही कहानी है। क्या है यहाँ पे हरियाणा में, जनता रो रही है, व्यापारी रो रहा है, उद्योगपति रो रहा है, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। मजदूर हो रहे हैं, किसान हो रहे हैं, कौन आदमी खुश है? एक का नाम तो बता दो आप। पर कार्रवाई करने का मलिक साहब उसे बात कर रहा हूँ, मलिक साहब बड़े भाई से कर लो एक बार बात। एक तो सुन लो। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, इतने उत्तेजित मत होया करो, हम सब सुन लेंगे आपकी बात। हमारे साथ की चिंता है, कहीं कोई बीपी वगैरह बढ़ गया बहुत मुश्किल हो जाती है। भाई साहब आप बहुत प्रिय हो। वो आप मलिक के नाम लगूंगा फिर क्या है? बीपी बढ़ गया, कुछ हो गया तो चलिए मुद्दे पर नाम लग रहा है। ठीक है सर, ठीक है करने का काम किया। हाँ बोलिए विवेक जी, बोलिए। आज कहीं ना कहीं
खुद ही मान रहे हैं कि जिसने गलत काम किया इस सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया। इनकी सरकारों में किसकी कार्रवाई करी आपने? नाम तो अरे सर सुन लीजिए ना बजरंग दास जी, वो आपके बीच में नहीं बोले। बजरंग दास जी एक एक करके बोलेंगे तभी ठीक से बात आप रख पाएंगे। बजरंग दास जी भाई एक साथ अगर हम 5 लोग बोलने लगेंगे सर काम नहीं चलेगा ऐसे। एक एक करके मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा कोई कार्रवाई नहीं करी आप लोगों ने। आप लोगों ने उनको बचाने का काम किया है। जो हाई लेवल के जो आपके चेहरे थे, जो करोड़ों रुपए का माल खा गए, उनको बचाया आपने। मैं कह रहा हूँ बजरंग दास जी आपकी आवाज मुझे नीचे करनी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है। एक मिनट, मेरा नाम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ। मैंने कहा मानना मैंने। हाँ तो ठीक है ना, जब आपकी बारी आई बजरंग दास जी, जब आपकी बारी आएगी आप बोल लेना। अब उनको बोलने नहीं दे रहे हैं आप, वो जैसे स्टार्ट करते हैं आप बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स नहीं दिए हमने, जीजा जी को जमीनें नहीं दी और ना देंगे। आज कहीं न कहीं जो भी गलत काम इस सरकार में करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। जो परंपराएं आपकी सरकार ने चलाई हुई थी, पिछली सरकारों से चली आ रही थी, उनके ऊपर फुल स्टॉप लगाने का काम जरूर गठबंधन सरकार ने किया है। मलिक साहब ठीक है, विवेक जी लौटूंगा मैं, विवेक जी समय बचेगा तो लौटूंगा। मलिक साहब जितने भी ये बातें गिना रहे थे अभी बजरंग दास जी, आप असहमत नजर आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। भाई 2024 में कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, आपको लगता है कि वो मुद्दे बन पाएंगे? मलिक साहब आवाज आ रही है जी? हाँ मुझे आ रही है आवाज, बोलिए आप बोलिए। देखिए बात ऐसा है कि मुद्दे बनाने, नकल करने, इन सबके लिए एक चीज की जरूरत होती है, वो है, और जो इनका शीश बैठा हुआ है ना, वो टन टन आवाज उसमें बड़ी खड़ी अच्छी आती है। तो उसके लिए तो मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन मेरे को ये जो इतनी जैसे चर्चा चल रही थी, तो मेरे को कुछ जवाब देने वो मैं दे देता हूँ कि देखिए बात क्या हुआ। बोलते हैं चश्मे को ना उल्टा नहीं रखना चाहिए, जब उल्टा रखो चश्मा तो उसमें रगड़ लग जाती है, रगड़ लगती है तो फिर धुंधला नजर आता है, और जब धुंधला नजर आता है तो सामने प्रत्यक्ष में जो पड़ा हो वो भी नहीं समझ में आता। तो वो एक अकेला शहर में रात में और दोपहर में हो जाता है। भाई अगर आप बोलते हैं कि जेजेपी ने धोखा दिया, तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जेजेपी का धोखा तो आपके लिए बेनिफिट होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि लोगों को आपको वोट करना चाहिए था। फिर जब वो चुनाव हुआ जहां ये बोला जा रहा था हमारा दूसरा विधायक आने वाला है, वहां मुश्किल से जमानत बचा पाए। हालांकि कांग्रेस जीत गई, कोई बात नहीं, चुनाव होते हैं, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन आप तो अपना जो जमानत थी वो भी मुश्किल से बचाई। देखिए करप्ट जो है वो तो इसी समाज में से आए जिनको पर्ची और खर्ची से नौकरियां मिली, और वो उनको आइडेंटिफाई करना, उनके ऊपर एक्शन लेना, ये हमारी जिम्मेवारी है। हमारा कोई व्यक्ति, कोई नेता अगर ऐसा हो तो वो पार्टी से बाहर होता है, उसको पद विमुक्त कर दिया जाता है, उसी टाइम एक्शन होता है। तो यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे बराबर न्याय होता है। अब जो ये करप्शन और वो कोर्ट वाली बात कह रहा था ना जी, मैं जिसका बजरंग दास जी दे रहे थे जवाब, मैं उनको एक छोटी सी बात बता दूं। देखिए ज्ञापन देना, डीसी को ज्ञापन दे दिया, कहीं पेपर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, सदन में बैठ के आप बोल लिए, उसमें सिर्फ आपको जुबान हिलानी पड़ती है, रिसर्च नहीं करनी पड़ती, तथ्य नहीं लाने पड़ते। मैं बार बार ये आपसे बोलता हूँ, कोर्ट में केस दायर करिए सस्टेनेबल एविडेंस के साथ, जो जुडिशरी में सस्टेन कर जाए एविडेंस। आप एक भी ऐसा नहीं कर पाए, जबकि आपके खिलाफ, हालांकि मैं ये मानता हूं कि कुछ समय पहले तक आप भाजपा में थे, अब कांग्रेस में हैं, तो आपको इतिहास की बातें जो हैं वो पूर्ण तरीके से, कांग्रेस के इतिहास को पढ़ना भी एक अपने आप में कला है, वो जो है वो आपने पूरी नहीं करी होगी भाई साहब।
लेकिन बात यही रहती है कि आप सस्टेनेबल एविडेंसेस की बात करना चाहिए और आप सिर्फ ज्ञापन की बात करते हैं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। भावना किसकी कहाँ है वो आपको खुद पता है। अब 2024 और 2029, 2034 में दोबारा बोल रहा हूं, जब तक आप अपने ऊपर से अच्छी लीडरशिप नहीं लाएंगे तब तक आप देश की डेमोक्रेसी के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि 17-18% का वोट शेयर इस देश में कांग्रेस का है। डेमोक्रेसी के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अहमियत होती है। बिल्कुल सही बात। और आप अपना विपक्ष में होने का कार्यभार नहीं निभा रहे हैं, ना आप उसके साथ ईमानदारी कर रहे हैं, ना आप अपने कार्यकर्ता के साथ ईमानदारी कर रहे हैं। हमने विपक्ष की भूमिका बाइज्जत और बहुत बेहतरीन राष्ट्र हित को रखते हुए हमने निभाई है, इसलिए हम यहाँ हैं। लेकिन आज आप कहाँ हैं, ये आपको चिंतन करना है। ये फिरंगियों का साथ छोड़ो, अपने लोगों को उठाओ ताकि वो कांग्रेस जो एक विचारधारा थी उसको जीवित करें, जो राष्ट्र के बात करें। ये मत करो कि हम चिंतन कर रहे हैं, हम नेपाल में जाके चिंतन कर रहे हैं। लेकिन मलिक साहब जाके चिंतन मुझे तो ऐसा लग रहा है मलिक साहब ये तो उल्टी गंगा बह रही है। मलिक साहब ये तो उल्टी गंगा बह रही है। भाई आप तो नारा देते थे कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन आप तो कांग्रेस को ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, विपक्ष कैसे मजबूत हो देश के अंदर। ये तो गंगा उल्टी बह रही है। बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, उसकी वजह है हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से समझाया था कि कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है कि देश के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, करप्शन हो रहा है, देश के दुश्मनों के साथ MOU हो रहा है, ये जो कांग्रेस के अंदर विचारधारा घुस गई है उसको निकालना जरूरी है। आपने आज भी देखा होगा चिदम्बरम साहब के घर पे किस लिए हुआ, क्योंकि पैसे लेके देश के दुश्मनों को वीजा दे रहे हैं साहब। क्या है ये MOU का बोझा है साहब, ये MOU का बोझा है, ये है वजह। रमन भाई देश में दंगे कौन करवा रहा है? रमन भाई हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? मंदिर मस्जिद कौन कर रहा है? देखो ये आप सारी पार्टी साफ देश का विपक्ष जानता है। चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। मंदिर मस्जिद आप करते हो, भाईचारा आप खराब कराते हो, और फिर आप कहते हो भाई कांग्रेस ने तो कभी भाईचारा खराब किया ही नहीं। आपने हमेशा भाईचारा खराब किया। रमन भाई वोट की राजनीति का आप करते हो, कांग्रेस को भी वोट की राजनीति का आती नहीं। मैं यही समझाना चाहता हूँ, ये देश को मत उजाड़ो, देश के लिए सत्ता के लिए भाईचारा खराब मत करो, भाईचारा बना रहने दो। देश के अंदर सरकारें आती जाती रहती है, सरकारें आती जाती रहेगी, मगर भाईचारा जरूरी है। चलिए ठीक है बजरंग जी विजयन जी का नंबर नहीं आया बहुत देर से। विजयन जी मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, मैं आ रहा हूँ बजरंग जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। विजयन जी बोलिए, विजयन जी आपकी बारी है। बजरंग दास जी की रेल एक बार छूट जाती है तो वो नॉन स्टॉप चलती है फिर। बजरंग दास जी एक मिनट, बजरंग दास जी और किसी का नंबर भी आने दीजिए प्लीज। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को हल्के में ना ले, अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनने जा रही है हरियाणा प्रदेश में, और आप भी हमारे को समय दे ताकि हम अपनी बात जनता के सम्मुख रखने का। अरे विजय जी पूरा समय मिलेगा आपको, कैसी बात आप कर रहे हैं सर, ऐसा हो नहीं सकता आपको समय ना मिले। अब मेरे 2-3 जवाब है, मुझे थोड़ा और मैं तो चाहता हूँ कि आपके ये कॉन्फिडेंस बना रहे, जो कॉन्फिडेंस अभी दिखा रहे थे आप। हमारा कॉन्फिडेंस तो टूटा ही नहीं कभी, हमारा कभी कॉन्फिडेंस नहीं टूटा शुरू से लेकर के। शर्मा जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रही है ये? आवाज पहले भी नहीं आ रही थी, आपके साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम है। चलिए कराते सर। मैं पहले रमन मलिक जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। हमारे बड़े भाई हैं, सूर्य हुए प्रवक्ता है, इन्होंने कहा कि प्रूफ के साथ, सस्टेनेबल प्रूफ के साथ आप कोर्ट में केस करने का काम करें। और बजरंग दास जी इसका सही से जवाब नहीं दे पाए, पता नहीं क्यों बच रहे हैं, क्यों नहीं तक रहे हैं। देखिए रमन भाई, आप 7-8 साल से सत्ता में बैठे हैं और उस सत्ता का फायदा आपको मिला हुआ है। जब आप 24 में सत्ता से बाहर होंगे
आपकी फाइलें अपने आप लोग निकाल करके लेकर के आएंगे और भगवान आपकी इन इच्छाओं को पूरी करेगा, लेकिन 24 के बाद होगी, 24 से पहले नहीं होगी। दूसरी बात हमारे जेजेपी के प्रवक्ता की बात है, इन्होंने कहा कि भगवान की दया से एक भी चला गया था, लेकिन भगवान की दया से दोबारा आ गया। अच्छी बात है, ये आपने मान ली कि हमारे पास भगवान की कृपा है। आपने तो मारने का पूरा प्रयास किया, लेकिन भगवान जब बचाता है तो उसको मारने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं होता है। और आगे भी भगवान का हम लोग पूरा भरोसा और विश्वास लेकर के चल रहे हैं और कि भगवान हमारे को पूरा सहयोग और आशीर्वाद देने का काम करेगा। तीसरी बात इन्होंने कही कि अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, उसके ऊपर इनका कमेंट आया कि मेहनत करनी पड़ती है प्रकाश को लाने के लिए। मैं कहना चाहूंगा शर्मा जी आपके चैनल के माध्यम से, इस विपक्ष ने इस कार्यकाल में यदि किसी ने मेहनत की है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। बिल्कुल ठीक किया कहा है हमारे रमन भाई ने कि वो कांग्रेस का एक मजबूत विपक्ष देखने चाहते हैं, लेकिन वो मजबूत विपक्ष दे नहीं पा रहे हैं। अगर कांग्रेस का मजबूत विपक्ष होता तो रमन जी पूरे तौर पर अपनी जन विरोधी नीतियों को लागू करने का काम नहीं करते, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बिल्कुल सही बात भाजपा वाले भाई साथी ने हमारे ने कही है रमन जी ने कि कांग्रेस के 31 MLA होने के बाद भी विपक्ष हरियाणा प्रदेश में खड़ा नहीं दिखाई देता है, लेकिन एक अकेला अभय सिंह अगर विपक्ष में दिखाई देता है तो एक अकेला अभय सिंह चौटाला दिखाई देता है। चर्चा उसी की होती है, लेकिन 31 की कहीं कोई चर्चा नहीं है। अभय सिंह चौटाला ये कहते हैं जो सरकार को हर। चलिए, मेरे पास समय की कमी है सर, मैं एक बार सबका कमेंट लेना चाहता था, लेकिन समय मेरे पास बिल्कुल है नहीं। मलिक साहब आपका, बजरंग दास जी आपका, विवेक चौधरी जी आपका, विजय जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सभी राजनीतिक दलों ने ऐसा लगता है कि 2024 की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन बाजी कौन मारेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।